प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का अध्ययन करेंगे। इसमें पहली कविता नौका विहार शीर्षक से है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर ससगी रेशमी विभा से भर, सिमटी है मृदुल लहर। इस कविता में पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। क्षीण धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने पतली कमर वाली नायिका के रूप में की है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, ज्योत्सना माने होता है चांदनी। चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक माने बिना पलक झपकाए अर्थात टकटकी लगा करके, अनंत माने आकाश, नीरव माने शांत और भूतल माने पृथ्वी तल। कि आकाश जो है टकटकी बांधे हुए पृथ्वी तल को देख रहा है। कि चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी लगाए हुए पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और शांत वातावरण में ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीण धार वाली जो गंगा है, कहा कि वह बालू के बीच में, रेत के बीच से मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है। कि सैकत शैया पर दुग्ध धवल, सैकत माने रेत की, शैया माने बिस्तर पर, दुग्ध माने दूध के समान और धवल माने श्वेत, तनवंगी माने पतली दुबली पतली छरहरे शरीर वाली, और ग्रीष्म माने गर्मी की, और बिरल माने उथली। कि गंगा की धारा ऐसे प्रतीत होती है कि मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली कोई नायिका दूध जैसे सफ़ेद बिस्तर पर लेटी हुई हो। कि सैकत शैया पर दुग्ध धवल, कि क्षीण धार वाली, तनवंगी माने पतली धारा वाली वह गंगा सैकत माने रेत के बिस्तर पर लेटी हुई हो। लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, श्रांत माने थकी हुई, मुरझाई हुई और शांत भाव से लेटी हुई कोई नायिका हो। तापस बाला गंगा निर्मल, शस्य मुख से दीपत मृदु करतल, बाला माने होता है लड़की, स्त्री, और शशि मुख माने चंद्रमा जैसा मुख, दीपित माने प्रकाशमान, मृदु माने कोमल और करतल माने हथेली। कि गंगा जल में झलकता हुआ जो चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी प्रकाश से प्रकाशित को अपनी कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हुई हो। लहरें उर पर कोमल कुंतल, कुंतल माने होता केश अथवा बाल, कि उसमें गंगा में जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, कहा वे उठती हुई लहरें उसके वक्ष स्तर पर लहराते हुए कोमल केश हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर माने नीला आकाश। कि तारे भरे आकाशों की जो चंचल परछाई है वो गंगा के जल में पड़ती है। ऐसी वह परछाई प्रतीत होती है कि मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला रंग का जो चंचल आंचल है, नीलांबर है, उस पर
लहरा रहा हो, कि गंगा की जो धारा है उसमें जो आकाश की परछाई पड़ती है, आकाश में तरह तरह के छोटे बड़े सब तरह के तारे चमक रहे हैं, तो उसी के लिए कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि आकाश की जो परछाई है, तारों भरे आकाश की परछाई है, गंगा में जल में ऐसी पड़ती हुई प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी वाला अपने गोरे अंगों के स्पर्श से जो उसका नीले रंग का आंचल लहरा रहा है वो कांपता हुआ सा प्रतीत होता है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और ऊपर कहा कि उस पर आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी जो कोमल टेढ़ी मेढ़ी बलखाती लहरें हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हैं। बर्तुल माने होता टेढ़ी मेढ़ी और मृदुल लहर माने कोमल लहरें। शश की रेशमी विभा से पर, विभा माने होता है चांदनी कांति, कि चंद्रमा की जो कोमल चांदनी है उसके जल पर जो पड़ती है तो जल में जो लहरें उठ रही हैं, ऐसा लगता है कि मानो उसके लेटने के कारण जो उसकी रेशमी साड़ी है वो लहरों से, वो सिकुड़न से, सलवटों से भर गई हो। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर है और हम अपनी नाव को लेकर के सत्वर माने जल्दी या शीघ्र होता है, शीघ्रता से के साथ हमने भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सिकता माने होता है रेतीली जो भूमि है गंगा की, उसमें तरह तरह की जो छोटी छोटी सीपियां हैं वो चमक रही हैं और कुछ सीपियां जिनके मुख बंद हैं, कुछ सीपियों के मुख खुले हुए हैं। का उन सीपियों, खुली हुई सीपियों के ऊपर जब ज्योत्सना माने चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वे मोती के समान चमक रही हैं, अर्थात खुली हुई रेतीली सीपियों पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी मानो विचरण कर रही हो। ऐसे सुरम्य वातावरण में अब हमने अपनी नाव का लंगर उठा लिया और नाव के पाल ऊपर चढ़ा लिए और हम अपनी, कहने का आशय है कि हम एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा की ओर चल दी। मृद मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर, कि वे चलती हुई अनेक छोटी छोटी नौकाएं जल में ऐसी लग रही थीं कि मानो कोई छोटी सी हंसनी अपने पंखों को खोल करके जल में तैर रही हो। मृदु माने कोमल, मंद मंद माने धीरे धीरे, मंथर मंथर माने भी धीरे धीरे। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो तरणी माने नाव है वह धीमी धीमी गति से जल में तैर रही थी और ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई छोटी सी हंसनी अपने सुंदर पैरों, पंखों को खोल करके जल में तैर रही हो। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। गंगा का जल शांत है, ऐसे शांत और निश्चल जल जो है वो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा था। और रजत माने होता है चांदी और पुलिन माने होता है किनारा। गंगा के किनारे की जो रेत है वो चांदी के समान चमक रही है। तो कहा कि जो रेतीला तट है वह एक बार को मन में भ्रम उत्पन्न करता है कि जैसे वो दुगना ऊंचा हो गया हो, कि उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है तो जल से मिलकर के वह दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। काला कांकर एक जो है गंगा के स्थान पर, गंगा के किनारे पर एक स्थान है, वहाँ जो राजभवन बना हुआ है, तो गंगा के तट पर शोभित काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब भी जल में
झलक रहा है, वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि मानो वह राजभवन गंगा के जल रूपी शैया पर, गंगा की जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो। कि निश्चिंत, प्रमन, प्रमन माने होता शांत, कि मानो शांत भाव से वह काला कांकर का भवन गंगा के जल रूपी बिस्तर पर सोया हुआ हो। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसकी जो पलकें हैं वे शांत भाव से, शांत मन में मानो वैभव रूपी उसकी आंखों में स्वप्न तैर रहे हों। इसमें गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक मनोरम चित्रण कवि ने किया है। जैसे दर्पण में हम देखते हैं कि अपना प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, तो कहा कि दर्पण के आगे भूमि का उतना ही बड़ा वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण बनता है। दर्पण में देखने पर वह वस्तु दुगनी बड़ी हमको दिखाई देती है। तो गंगा के किनारे ठीक वैसे ही जल में हमको प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। भाषा जो इसकी संस्कृतिष्ठ खड़ी बोली है, रस इसमें शांत है और छंद जो है वो स्वच्छंद है। अविधा शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। हमारी नाव जो है गंगा में चलती है, तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में जो प्रतिबिंब बनते हैं, आकाश का प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के सारे छोर हिल उठे हों। गंगा का जल शांत हो जाने पर तो उसमें जो तारे की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती, तारों की परछाई दिखाई पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि मानो तारे जल के अंदर कुछ खोज रहे हों। विस्फारित नैनों से निश्चल, विस्फारित माने अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके मानो वे जल के अंदर कुछ खोज रहे हों। नभ का ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, अंतस्थल माने हृदय स्थल, ज्योतित माने प्रकाशित, कि आकाश में प्रकाशित होने वाले तारे जो है वे गंगा के जल में कुछ अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हों। फिर आगे कवि कहता है, जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए विरल, फिरती लहरें लुक छिप छिप पल। कि आकाश में जो तारे रूपी छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं, गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। सामने शुक्र की छवि झिलमल, पैरती परीसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। सामने आकाश में जो शुक्र तारा है उसकी छवि झिलमिला रही है। तो शुक्र तारा ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे मानो जल में कोई सुंदर परी तैर रही हो। कैसी परी? रुपहरे, कच माने होता है बाल, कि जैसे चांदी जैसे उसके बाल हैं, वह जल ऐसे बालों वाली कोई सुंदर परी मानो जल में तैर रही हो। और गंगा की लहरें के कारण कभी तो वह शुक्र तारा दिखाई देता है और कभी वह ओझल हो जाता है, अर्थात गंगा की लहरों में वह परी कभी तो नीचे पानी में डुबकी लगा लेती है और कभी वह ऊपर आ जाती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धासा रुक रुक। कि दशमी तिथि का जो शशि माने चंद्रमा है, वह अपना तिरछा मुख करके मानो कभी तो अपना मुख दिखला देता है, कभी अपना मुख छिपा लेता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, कि लहरों रूपी घूंघट से में चंद्रमा जो है कभी अपना मुख तिरछा करके दिखला देता है, कभी अपना मुख छिपा लेता है। तो इसके लिए कवि ने एक कल्पना की है कि अपने यौवन से अनभिज्ञ कोई नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी अपना मुख घूंघट से उघाड़ कर दिखा देती है, उसी प्रकार गंगा में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसी दशमी का जो चंद्रमा है कभी अपना मुख तिरछा करके दिखला देता है और कभी अपना मुख जो है लहरों में के कारण छिप जाता है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार विशेष रूप से किया गया है।
जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कगार माने होता किनारा। अब हमारी नाव जो गंगा के बीचों बीच धारा में पहुंची, तो जो दूर पर स्थित किनारे थे अब वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गए, अर्थात छिप गए। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दूर पर स्थित जो गंगा के दोनों तट हैं, उनके लिए कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि मानो वे फैली हुई दो बाहों के समान हैं, और वे गंगा की जो क्षीण धारा है, कोमल शरीर है का ऐसे क्षीण कोमल शरीर वाली नायिका को मान लिए आलिंगनबद्ध करने के लिए अधीर हो रहे हों। कृष्ण माने दुर्बल या कमजोर कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हों। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, बिटप माने होता है पेड़, और माल माने माला या पंक्ति कह लीजिए। भ्रू रेखा सी अराल, भ्रू माने भौं की रेखा, और अराल माने होता है टेढ़ी, की दूरी पर स्थित जो गंगा के किनारे पर पेड़ों की जो पंक्ति है वो ऐसी प्रतीत होती है कि मानो वे धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नील वर्ण या नीले रंग के विशाल आंख की तिरछी भौं के समान दिखाई देते हैं, कि मानो आकाश रूपी कोई नीली एक आंख है और वे पेड़ जो है उस आंख की एक भौं के समान दिखाई दे रहे हैं। गंगा की धारा के पास में ही एक टापू है बीचों बीच धारा में। तो उस टापू के लिए कवि कल्पना करता हुआ क्या कहता है कि माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। प्रतीप माने होता है उल्टा, कि धारा में एक द्वीप है जिससे गंगा की धारा टकराती है, और टकराने के बाद में वह धारा विपरीत दिशा में बहने लगती है। उर्मिल प्रवाह, प्रवाह माने होता धारा, तो और उर्मिल माने होता लहरों से युक्त, कि गंगा की जो धारा लहरों से युक्त है वह इस द्वीप से जब टकराती है तो उल्टी दिशा में बहने लगती है। तो वह टापू कैसा लगता है कि जैसे माँ की छाती पर कोई छोटा बालक सो रहा हो। गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उन्हें उलट देता था। वह छोटा सा द्वीप, शांत द्वीप, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरणे निज विरह शोक, छाया की कोकी का बिलोक। अचानक कवि को एक पक्षी आकाश में उड़ता हुआ, बोलता हुआ, चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। तो कवि मन में प्रश्न करता है कि आखिर रात में उड़ने वाला ये पक्षी कौन पक्षी हो सकता है, कि वह कौन बिहग, वह कौन पक्षी हो सकता है। क्या बिकल कोक, कहीं कोई एक कोक तो नहीं है, कोई चकवा तो नहीं है जो अपनी चकवी से बिछुड़ गया हो और उसके विरह में दुखी परेशान हो। उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने विरह की शोक को शांत करने के लिए, उससे मिलने के लिए जा रहा हो, क्योंकि गंगा के जल में स्वयं उसका ही प्रतिबिंब या परछाई पड़ रही है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए उस कोकी से मिलने के लिए ही जा रहा हो। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि कहता है कि हमने बहुत देर तक इस प्रकार गंगा में भ्रमण करते रहे। अब हमारी नाव जो थी वो गंगा की बीचों बीच धारा में थी। अब हमने जो है वापस लौटने का मन बनाया। तो कवि कहता है कि हमारी जो नाव थी अब बहुत क्षीण भार वाली हो गई। प्रतनु माने होता है अत्यंत कमजोर या कह लीजिए हल्की, क्योंकि भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है, जो वस्तु जितने गहरे जल में होती है उस पर उत्प्लावन बल उतना ही अधिक लगता है। अर्थात द्रव में जो वस्तु जितना गहरा जल होगा का उसका भार उतना ही कम हो जाया करता है। तो कवि कहता है अब हमने अपनी नाव का पतवार घुमा लिया और हमारी नाव अत्यंत
कम भार वाली प्रतीत हो रही थी। अब हमारी नाव धारा की विपरीत दिशा में चलने लगी। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल, फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। अब हमने अपनी पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया था। डांडों के चलने से जल में अत्यंत झाग उठ रहे थे। तो डांड जो है उनमें एक चपटे आकार का तख्ता इत्यादि लगाया जाता है। तो उसके लिए कवि कहता है मानो वे उन डांडों की क्या है, करतल है, अर्थात हथेली हैं। और वे डांड जब चलते थे तो मानो ऐसा लगता है अपनी हथेली को फैला फैला करके जल में बहुत सारे मुक्ता फल माने अर्थात मोती बिखेर रहे हों। फेन स्फार माने, फेन माने होता है झाग, कि वे बहुत सारा झाग जल में उत्पन्न कर रहे थे उनके कारण। तो ऐसा लगता था कि जैसे जल में मोती बिखराते जा रहे हों। बिखराती जल में तारहार, जल में अनेक तरह की छोटी बड़ी सब तरह की लहरें उठ रही थीं। तो पतवारों के चलने से जो शांत लहरें उठ रही थीं, वे उठती हुई लहरें ऐसी प्रतीत होती थी, हमारी नाव आगे बढ़ती जाती थी, पीछे उन झागों के कारण लाइनें सी बनती चली जा रही थी। तो चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल। जल में अनेक प्रकार की रेखाएं सी बनती जा रही थी और उन पर जो चंद्रमा की चांदनी पड़ रही थी तो ऐसा लगता था जैसे चांदी के बहुत सारे सांप जल में तैर रहे हों। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फूले फैले जल में फेनिल। शशि माने चंद्रमा और उडू माने होता है तारे। तो कहा कि लहरों के कारण आकाश में स्थित जो चंद्रमा की चांदनी थी अथवा जो तारे हैं वे सब ऐसे झिलमिला रहे थे कि मानो लहरों में अनेक प्रकार की लताएं हैं और उन पर चंद्रमा के 100 प्रतिबिंब, तारों के 100 प्रतिबिंब ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे अनेक प्रकार के फूल फलों से कोई बेल शोभा को प्राप्त होती है। अर्थात लहरें रूपी बेल पर मानो अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। अंत में कवि कहता है कि अब हमने अपनी नाव को धारा के बीचों बीच धारा से निकाल करके किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं का वैसे वैसे जो है हमारा जो जल जो है वो उथला होता जाता है। जल की गति भी जो है अपेक्षाकृत कम है। अब हमने अपनी जो डांड थे उनको चलाना बंद कर दिया और एक जो बांस की लग्गी होती है उससे पानी की गहराई का अनुमान करते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ हम घाट की ओर बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, पूर्व में आलोकित शत विचार। कवि जो है अपने नौका विहार का यहाँ पर वर्णन करता है तो कहता है कि जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों प्रकार के विचार उठने लगते हैं। जो हम ये सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इस जल की धारा के समान ही है। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कि इस संसार का क्रम जो है इस जल की धारा के ही समान है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती रहती है और कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे जल बह रहा हो, हम उसमें कोई एक पैमाना लगा दें तो हम अनुमान करते हैं कि जो जल इस समय विद्यमान है एक क्षण में आगे बढ़ जाता है और उस जल का स्थान रिक्त होने से पहले ही पीछे से जो जल और आता है वह उस स्थान को घेर लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में अनेक प्रकार के प्राणी, मनुष्य इत्यादि वर्तमान में सब जीवन जीते हैं,
लेकिन उनका स्थान खत्म होने से पहले ही पीछे से दूसरा जीवन आ जाता है। एक समाप्त होता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। इसी प्रकार जीवन इस जल की धारा के समान ही इस जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। जल की धारा के समान ही जीवन की गति है और उसका मिलन भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, संगम माने मिलन, अर्थात ये जीवन का क्रम कभी ना टूटने वाला है। जैसी जल की धारा कभी टूटती नहीं है, तो जीवन का क्रम भी इसी प्रकार निरंतर चलता रहता है। आगे कवि कहता है, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कि आकाश का यह विस्तार, नीला विस्तार शाश्वत है। शाश्वत माने होता सत्य। चंद्रमा की चांदनी, शशि माने चंद्रमा, कि चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी, अर्थात जो चांदनी है वह भी चिर स्थायी है, सदैव सदैव के लिए विद्यमान है। इसी प्रकार लहरों का जो ऐश्वर्य है, लहरों की जो अपनी गति है, लहरों का जो विलास है, वह भी शाश्वत है, वह भी निरंतर बना ही रहता है। कभी अपनी भावनाओं में डूब जाता है और वह निरंतर सोचने लगता है कि इस संसार का जीवन जो है, जीवन रूपी नौका को चलाने वाले हे परमात्मन, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले हे परमात्मा, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार इस संसार में मनुष्य का अथवा प्राणियों का जन्म लेना सुनिश्चित है, उनका मरना सुनिश्चित है, एक क्रम निरंतर चलता रहता है, इस शाश्वत है। इसी प्रकार आज का यह जीवन रूपी नौका विहार भी निरंतर चलता ही रहता है। कभी भावनाओं में डूब करके कह उठता है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कि मैं चिंतनशील होकर के भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया, कि मेरा अस्तित्व क्या है इसका मुझे ज्ञान नहीं रहा। जीवन की यह शाश्वतता का जो जल रूपी ये प्रमाण ही आज मुझको अमृत तो प्रदान करता है। अर्थात ये जल का जो आज का जो नौका विहार है, ये हमने जो देखा, जो समझा, ये हमको यही बताता है कि इस जीवन रूपी नौका का विहार जो है निरंतर इसी जल की धारा के समान चलता रहता है और मुझे आज इसने अपने अस्तित्व का बोध करा दिया है। अंतिम पैरा अत्यंत इम्पोर्टेंट है और इसको आप विशेष रूप से याद रखें। इसमें लक्षण शक्ति है, माधुर्य गुण है, स्वच्छंद है। कवि ने प्रकृति से उपदेश को अपने आप ग्रहण किया है।